हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संसद के कार्य, संसद के अधिकार या संसद की शक्तियां, पार्लियामेंट्स की जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हमने अब तक जो पिछले 2 वीडियो देखे हैं, 3 वीडियोज हमने देखे हैं, उसके बारे में हमने संसद के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया। जो लास्ट टॉपिक है संसद का वो उसके कार्य है या फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बारे में हम देखेंगे। हमने संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ठीक है ना। तो अब हम सीधा पढ़ेंगे संसद के कार्य, द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो संसद ऑफ पार्लियामेंट है उसका हम फर्स्ट फंक्शंस लें, पहला अधिकार या शक्ति लें, पावर लें, तो इसमें मैंने लिखा है विधि निर्माण। कहने का मतलब ये है कि देश के लिए कानूनों का जो निर्माण किया जाता है वो किसके माध्यम से होता है? संसद के माध्यम से किया जाता है। और हमें ये विदित भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि अगर संपूर्ण देश के लिए कानून बनाना हो, नीति नियम बनाने हो, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? संसद का सहारा लेना पड़ेगा। साथ में लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम कानून बना रहे हैं, जो रूल और रेगुलेशन जो हम तैयार कर रहे हैं, वो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार होने चाहिए। संसद जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो है विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया। अब हम सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि विधि निर्माण क्या है, साथ में विधि निर्माण किस प्रोसेस में होता है। तो हम ये देखें तो विधि निर्माण को समझें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, उस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं जो विधि निर्माण की जो प्रोसेसिंग होती है वो किससे होती है? विधेयक से होती है। किससे होती है? विधेयक से होती है। किससे होती है भाई? विधेयक से होती है। विधेयक, जो विधेयक है, अब वो विधेयक क्या है इसको हम शॉर्ट में समझे, एक सरल भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि कानून बनाने का जो साधारण प्रस्ताव होता है, मतलब जो हम लॉज बनाते हैं उसका जो सिंपल प्रस्ताव होता है वो ही क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। मतलब क्या हम इसको सीधे तरीके से कहते हैं कि कच्चे कानून का प्रतिरूप क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। कानून कब बनता है? जब उसको अथॉरिटी मिल जाती है, उसको अधिकार मिल जाता है, उसको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने सिग्नेचर के साथ उसे कानून बना देते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। लेकिन एक विधेयक जो होता है वो क्या होता है? कानून बनाने की का जो प्रस्ताव होता है वही क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। ठीक है ना। तो हमें ये बात में समझ में आ जानी चाहिए कि विधेयक जो है वो कानून बनाने का साधारण प्रस्ताव होता है। अब इसके बाद में हम देखें तो हमारे सामने ये आता है कि विधेयक जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो विधेयक जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का विधेयक होता है। एक तो कौन सा होता है? सरकारी विधेयक होता है, और दूसरा कौन सा होता है? गैर सरकारी विधेयक होता है। ये हमारे दिमाग में माइंडेड रहना चाहिए। कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं कि किसी की विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विधेयक है वो विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। ठीक है ना। अब हम ये देख लें कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये होता है, सरकारी मीन्स जिसमें सरकार के क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व होते हैं। गैर सरकारी जिसमें सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। ये जो गैर सरकारी है उसे आप निजी विधेयक का नाम भी दे सकते हैं। कौन सा विधेयक कह सकते हैं? निजी विधेयक भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? निजी विधेयक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं पहले सरकारी विधेयक क्या होता है। सरकारी विधेयक मीन्स ये होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसकी जो मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य अगर विधेयक संसद में प्रस्तुत करता है तो ऐसे विधेयक को हम क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक कहेंगे। इसको शॉर्ट में समझ लें तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। इसके बिल्कुल अपोजिशन में होता है, अपोजिट में होता है। मीन्स ये कि मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा कोई भी सदस्य अगर विधेयक प्रस्तुत करता है या विधेयक लाता है संसद में तो वो क्या कहलाता है,
गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप आई थिंक आपके समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे कहूं कि हमें डेली बेसिस में एक टॉपिक लेना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग कि मुझे आप दिन भर में ये चीज अचीव करनी है, इसको हमें टारगेट फिक्सिंग रखना है और इस टारगेट को हमें दिन भर में पूरा ही करना है। तो आप वो रखें ताकि आप ये भी देखें कि मुझे इसे किस प्रकार से प्राप्त करना है, किस प्रकार से अचीव को लेना है। तो उसके लिए आप कोशिश दिन भर में करें और एक फिक्स टारगेट को आप उसी दिन क्या कर लें, क्लियर कर लें। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे आपकी अन्य एग्जाम हो या फिर स्कूल कॉलेज या कोई भी एग्जाम हो। तो अगर आप ये सब फिक्स करके चलते हैं तो आई थिंक आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो चलिए हम आगे चलें। हम यहाँ गैर सरकारी विधेयक तक बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि ये जो विधेयक हैं इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब हम वापस लौटते हैं विधि निर्माण में। अब विधि निर्माण की बात कर लें तो विधि निर्माण का जो प्रोसेसिंग है, विधि निर्माण की या कानून बनाने की जो प्रोसेसिंग है, वो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है विधि निर्माण का। लेकिन 7वीं अनुसूची में भी क्या किया गया है, जो निर्माण करने का जो तरीका है, कानून बनाने का जो तरीका है, उसको डिवाइड किया गया है संघ, राज्य और संवर्ती में। मीन्स यह है कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा 3 आधार पर किया गया है। शक्तियों का बंटवारा कितने आधार पर किया गया है? 3 आधार पर किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये आधार बनाए गए हैं, इसके ये सूचियां बनाई गई। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। तो हम यहाँ क्लियर कर लें पहले कि जो संघ सूची है उस पर, और साथ में जो संवर्ती सूची है, दोनों की बात करेंगे हम यहाँ, संघ सूची और संवर्ती सूची, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। ठीक है ना। इन संघ सूची और संवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। ठीक है, संघीय सरकार के पास होता है। फिर बचा कौन सा? राज्य। ये बता राज्य सूची। इस राज्य सूची पर राज्यों को अधिकार दिया होता है कि वो इस पर कानून बना सकते हैं। मीन्स ये होता है कि इस पर राज्यसभा को अधिकार होता है। ठीक है ना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाएं, परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि जिससे राष्ट्रहित की पैरवी नहीं हो पाती है, तो फिर इन तीनों जो सूचियां हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? संघीय सरकार के पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज और सामने आती है, इन 3 कानून की जो विषय है इनको 3 भागों में बांटने के बाद भी एक और बच जाता है, जिसका नाम क्या रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियां। क्या नाम रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है ना। जो ये अवशिष्ट शक्तियां हैं इन पर भी कानून निर्माण का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इसमें आपका अवशिष्ट शक्तियों में बात करें तो इसमें वो आते हैं जैसे कि आपका साइबर जो सिस्टम होता है, वो आईटी, तकनीकी क्षेत्र, इंटरनेट, वो सारी चीजें इसमें आती है। और इसका अधिकार भी किसके पास है? संघीय सरकार के पास होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। अब हम विधि निर्माण की आगे की प्रोसेसिंग की बात करते हैं। विधि निर्माण की आगे की प्रोसेसिंग की बात करें तो विधि निर्माण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। मतलब विधेयक को जो प्रस्तुत होता है और विधि निर्माण बनाने की जो बात होती है वो 3 प्रोसेस चलती है। उसके लिए प्रथम वाचन किया जाता है, उसके लिए द्वितीय वाचन किया जाता है और उसके लिए तृतीय वाचन किया जाता है। मतलब किसी भी विधेयक को कानून का रूप लेने से पहले उसको 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
इन तीनों स्तरों से उसको गुजरना पड़ता है। इसके लेवल है, ये लेवल कंप्लीट होने के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। तो हम इनको भी क्लियर कर लें कि प्रथम वाचन क्या होता है, द्वितीय वाचन क्या होता है और तृतीय वाचन क्या होता है। प्रथम वाचन तो हम एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझे, एक साधारण तरीके से समझे तो कह सकते हैं कि किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति, किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति जो दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथम वाचन कहते हैं। ठीक है ना, प्रथम वाचन कहते हैं कि ये विधेयक इससे संबंधित है। द्वितीय वाचन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय वाचन जो होता है इस पूरे विधेयक को खोलकर रख देता है। पूरे विधेयक को खोलकर रखने से मतलब ये है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। और जो उस विधेयक में जो बातें शामिल की गई हैं, जो नियम बनाने की बातें उसमें दी गई हैं, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उसकी देखरेख के लिए उसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, सही है या गलत है, उसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। और समिति क्या होती है, प्रवर समिति होती है ना, प्रवर समिति होती है, मतलब देखरेख निरीक्षण करने वाली, उसकी समीक्षा करने वाली। अब तृतीय वाचन की हम बात कर लें। तृतीय वाचन इसका लास्ट स्टेज है किसी विधेयक को विधि बनने में, कानून बनने में। यहां ये प्रोसेसिंग कब होती है, जब यहां से क्या होता है, दोनों सदनों से या कि जिस सदन में ये प्रस्तुत किया जाता है उस सदन से दोनों वाचन क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद में तृतीय वाचन की बात शुरू होती है। अब जो तृतीय वाचन है वो दोनों की तरह ही समान है, लेकिन इसमें होता यह है कि जो तृतीय वाचन है इसमें इस विधेयक के प्रति क्या करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। मतलब तृतीय वाचन क्या है, लास्ट स्टेज है। जब ये दोनों वाचन क्लियर हो जाते हैं तो तृतीय वाचन में संसद के जो सदन है, जिस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन के उपस्थित सदस्यों के द्वारा क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। और वहां से जितनी अत्यधिक पक्ष में वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उस विधेयक को उस सदन से प्रस्तुत प्रस्ताव को पास मान लिया जाता है। अब हम यहाँ मैं बार बार सदन की बात कर रहा हूं, तो हमें पता है कि संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, हमने इसके बारे में पीछे पढ़ लिया था, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को पढ़ा हमने तो उसमें अनुच्छेद 80 था, और हमने लोकसभा पढ़ा तो उसका जो अनुच्छेद था वो कौन सा था, 81 था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, जब यही प्रोसेस कहां पहुंचती है, सदन के दूसरे सदन में, संसद के दूसरे सदन में ये जो प्रोसेसिंग होती है, तो उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि दूसरा सदन उस चीज के लिए एग्री नहीं हो पाता, एग्री भी नहीं होता, और मान लीजिए कुछ समय के लिए वह उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, 6 माह तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति जी हैं वो एक संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और उस संयुक्त अधिवेशन के लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, 108, राष्ट्रपति की के द्वारा संयुक्त बैठक इसकी दोनों सदनों की, कौन सी दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्यों बुलाई जाती है, क्योंकि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर क्या बनी हुई है, असहमति बनी हुई है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग किया गया है, 108, आर्टिकल नंबर 108 ये प्रयोग किया गया है। ये इसमें नियम बनाए गए हैं कि संयुक्त बैठक कैसे बुलाई जाती है। इसकी जो अध्यक्षता है, इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी माइंडेड रखें कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाने के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करता है,
अनुच्छेद 108 का प्रयोग करता है। ठीक है ना। इसके बाद में संयुक्त बैठक हो जाती है, फिर वही वोटिंग वाली प्रोसेसिंग होती है, और उस वोटिंग की प्रोसेसिंग के दौरान जब आम सहमति बन जाती है तो उसको दोनों सदनों से क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। किसी विधेयक को दोनों सदनों से क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। और पारित होने के बाद वह विधेयक कहाँ पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति उस विधेयक को देखता है, पढ़ता है, समझता है, और या तो अपने पास रखता है या फिर तुरंत ही क्या करता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है। और किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह विधेयक वास्तविक रूप से विधेयक न रहकर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसका प्रयोग करना पड़ता है, आर्टिकल नंबर 111 का प्रयोग करना पड़ता है। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 111 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए। किस हस्ताक्षर के लिए, किसी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए। ठीक है। हमारे संविधान में एक विशेष बात हुई जो एक तरह से विडंबना भी है, लेकिन हम इसे विडंबना नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो कंडीशंस थी हमारे देश की, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें शामिल की गई। वो चीजें क्या थी, एक ही चीज शामिल की गई कि जो मुसलमान हैं और जो ईसाई हैं, उनके लिए हमारी जो संसद है, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए जो हमारी संसद है, वो क्या नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती। कौन से कानून, ये माइंड रखने वाली बात है, कानून तो बनाती है, लेकिन ऐसे कौन से कानून नहीं बना सकती जो कौन से हैं, एक तो सामाजिक और धार्मिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए हमारी संसद को मुस्लिम और ईसाइयों के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये एक अपवाद है, लेकिन इस अपवाद को भी क्या किया गया है, सेटिस्फाई, मतलब कहें कि उसको सुधारने की कोशिश की गई है, उसको जस्टिस देने की कोशिश की गई है कि भारत में अगर सभी नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है तो इनके पास है, इनके लिए क्यों नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 44 में, आर्टिकल नंबर 44 में 44 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार, वो क्या कर सकती है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता प्रावधान लागू कर सकती है। क्या कर सकती है, समान नागरिक, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता प्रावधान लागू कर सकती है। उसके लिए नीति निर्माण बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है ना। दोनों ही चीजें क्लियर है, मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर करवा दी हैं। आपको इसके लिए कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संसद के कार्य का जो फर्स्ट स्टेप है हमने क्लियर कर लिया। सेकंड हम पढ़ेंगे धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो भी संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में, 109 में है। और इसको परिभाषित किसमें किया गया, परिभाषित मीन्स क्या होता है कि धन विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, उसकी जो परिभाषा दी गई है वो कौन से में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। अब जरा हम थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में समझ लें कि धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक मीन्स हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो वित्त विधेयक कह सकते हैं। मतलब एक वर्ष के दौरान, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बजट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक वर्ष के दौरान हमें कितना खर्च करना है, उस खर्च से हमें कितनी आय होने वाली है, कितना व्यय किस तरीके से किस मद पर करना है, वो सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, धन विधेयक कह सकते हैं। मतलब धन से संबंधित विधेयक। ठीक है। अब इस धन जो विधेयक है, धन विधेयक जो है, इसको हम किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये एक माइंड में रखने वाली बात है कि जो धन विधेयक होता है उसको हम किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसके लिए ऑथराइज किया गया है किसको, लोकसभा को। किसको किया गया है, लोकसभा को। जो धन विधेयक है वो सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किससे प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे आप राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते।
प्रोसेसिंग वही है, किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने, पारित करने की जो प्रोसेसिंग है वो की वही है कि प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन वाली प्रोसेसिंग है। धन विधेयक जब एक लोकसभा से जब पारित हो जाता है उसके बाद में वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा उस पर चर्चा कर सकती है, राज्यसभा उस पर चर्चा नहीं कर सकती या संशोधन के लिए नहीं कह सकती, या फिर कहें कि वह उस विधेयक को जैसे लोकसभा से आया था वैसे कि वैसे अपने पास रखती है और लगभग 14 दिनों तक 14 डेज तक वह उस विधेयक पर कोई विचार नहीं रखती, कोई संशोधन नहीं करती। तो विधेयक जो धन विधेयक है 14 दिनों के बाद अपने आप ही राज्यसभा से क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये धन विधेयक की बात हो गई। अब हम जो तीसरा जो पावर है वो है संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन। थोड़ा देख लेते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रोसेसिंग है, वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल नंबर 368 में लिखी गई है। 368 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब संविधान संशोधन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, साधारण संविधान संशोधन और विशेष संविधान संशोधन। अब जो साधारण संविधान संशोधन होता है उसको हम समझे तो कह सकते हैं कि इसमें संसद के दोनों सदन मिलकर ही क्या कर लेते हैं, संविधान में संशोधन कर लेते हैं, जिसमें कोई विशेष फेरबदलाव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ विशेष संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या होता है, विशेष संविधान संशोधन में होता है कि राज्यों की जो सीमा होती है उसका सीमांकन करना, मतलब राज्यों को बढ़ाना या घटाना, ठीक है ना, या फिर कोई राष्ट्रीय स्तर का जो हित हो जिस विषय में, उसके बारे में उसको जोड़ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने के लिए हमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ में लगभग 50% राज्य, मतलब टोटल राज्य है उसका लगभग 50% राज्य उस बात के लिए क्या हो, सहमत हो। या हम सीधे शब्दों में कहें कि जो विशेष संविधान संशोधन है उसमें संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लास्ट टॉपिक जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। हम संसद के कार्य पढ़ रहे हैं, शक्तियां पढ़ रहे हैं, अधिकार पढ़ रहे हैं, जो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट देख रहे हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की। जो संसद है वो कार्यपालिका, जो कार्य करने वाली जो कार्यपालिका होती है, जिसमें आपका मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ आ जाते हैं, है ना। तो उस पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखें, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है फ्रेंड्स, उसके देखें तो शून्यकाल का जो समय होता है वो होता है हमारे 1 घंटे का समय होता है इसमें शून्यकाल में। इस शून्यकाल में आप किसी प्रकार की क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो रिलेटेड भी हो सकते हैं और रिलेटेड भी नहीं हो सकते। शून्यकाल का मीन्स होता है, प्रश्नकाल जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो राष्ट्र से संबंध रखते हो, या फिर राष्ट्र के लिए विशेष महत्व के हो, या सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में विपक्ष के द्वारा या फिर सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार भी नियंत्रण रखा जाता है। काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव मीन्स होता है कि सरकार जो काम कर रही है उसको रोकने की बात। अब रोकने की बात क्या है, रोकने की बात से मतलब ये होता है कि सरकार जो काम कर रही है तो सत्ता पक्ष, विपक्ष को लगता है कि ये काम जो हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा, सही तरीके से नहीं हो रहा, इससे आने वाले समय में कोई लाभ नहीं हो सकता। तो इसके लिए विपक्ष के द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मीन्स होता है कि सरकार उस चीज को बार बार भूल रही है जो राष्ट्रहित के लिए क्या होती है, सर्वोपरि होती है। मतलब राष्ट्रहित के ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर सरकार क्या नहीं कर रही, ध्यान नहीं दे रही है, तो उसकी ओर ध्यान दिलाने की बात कही गई है। फिर लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव, मतलब सरकार पर हमें विश्वास नहीं है तो हम उसके खिलाफ क्या निकालते हैं, अविश्वास प्रस्ताव निकालते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारे संसद के कार्य, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, या कहें कि विधायिका, या कहें कि
व्यवस्थापिका के कार्य। तो डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।